शिव शर्मा जी हैं। आचार्य जी की सुरक्षा बहुत अपर्याप्त है। जब से डेरा साहब के कार सेवा प्रमुख तरसेम सिंह की घटना के बारे में पढ़ा है, मैं आचार्य जी की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हूँ। और आचार्य जी के सत्य भरे विभाग बोल मान्यतावादी, धार्मिक और कट्टरपंथी सबको अखरते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा का विशेष प्रबंध बहुत ज़रूरी है। आपने कहा ऐसे ही आज भी आए थे 2-4 और भी लोगों के, वो कह रहे थे कि आचार्य जी की सुरक्षा का संस्था विशेष इंतज़ाम करे। आप कह रहे, मैं कोट कर देता हूँ आपने जो कहा है, आचार्य जी की सुरक्षा का विशेष प्रबंध बहुत ज़रूरी है। ये जो है ये आपने थोड़ा सा इनडायरेक्ट तरीके से, पैसिव तरीके से बोल दिया। इसमें आपने कर्म की बात कर दी, कर्ता छुपा दिया। आपने कहा उनकी सुरक्षा का प्रबंध किया जाए, और मैं ठहरा वेदांती, मैं पूछूंगा किसके द्वारा, बाय होम? कौन करेगा? जो दूसरे सज्जन थे उन्होंने साफ बोल दिया था संस्था करे। संस्था माने क्या? संस्था को आचार्य जी की सुरक्षा प्रबंध करना चाहिए। संस्था माने क्या? संस्था कहां से उतरेगी? स्वर्ग से उतरेगी? संस्था माने क्या? आप लोग किस दुनिया में हैं, किस मुगालते में हैं? संस्था माने क्या? छोटे छोटे बच्चे हैं और इन्हीं को दिन भर इधर उधर, इनसे किसी से कह रहा हूं तुम ऐसे कर लो, तुम वैसे कर लो, ये मेरी सुरक्षा करेंगे क्या? आपके समाज ने मेरी सहायता के लिए संस्था में कोई बाहुबली भेजे हैं? हाँ, संस्था कहां से आएगी? आपके समाज से आएगी ना, स्वर्ग से थोड़ी उतरेगी। और आपका समाज अगर मुझे पसंद करता होता तो मुझे कोई खतरा नहीं होता, और आपका समाज चूंकि मुझे पसंद करता नहीं है तो संस्था को बलवान होने नहीं देगा। न कैपिटल रिसोर्सेज देता है, न ह्यूमन रिसोर्सेज देता है। पर आप लोग ऐसे बोलते हो संस्था, चलो आचार्य जी का ध्यान रखो। संस्था माने कौन? कौन रखेगा? कौन है यहां पर? लेकिन वही एक फैंटेसी की दुनिया में हम रहते हैं। आचार्य जी हैं, संस्था है, संस्था में 100-150 बिल्कुल योद्धा हैं। योद्धा नहीं है। और जो हैं भी, उन्हें उनके घर वाले जीने नहीं देते, आके यहाँ पे डेरा डाले रहते हैं, धूम मचाते हैं। मैं फिर पूछ रहा हूं, आपका बच्चा काबिल हो, आप उसे संस्था में आने दोगे क्या? आप वैसे तो बहुत संस्था संस्था बोलते हो। आपका बच्चा है, टॉप कॉलेज से उसने पढ़ाई कर ली है, ये कर लिया, वो कर लिया, अभी वो आपको बोले आचार्य जी की संस्था में जा रहा हूं, आपका दिल धक्क से रह जाएगा। नहीं नहीं, कुछ भी करना, ये मत करना। वही जो कहते हैं ना कि भगत सिंह तो सबको चाहिए पर पड़ोस के घर में। हाँ, आचार्य जी की संस्था को बहुत अच्छे लोग मिले तो ठीक है, अपने बेटे बेटियां यहाँ भेज दो, अपने पति को यहाँ भेज दो, अपनी पत्नी को यहाँ भेज दो। कौन करेगा आचार्य जी की सुरक्षा का प्रबंध? ये तो सब छोटे बच्चे हैं, मेरे ही छात्र थे पहले, अब यहां आ गए हैं। देखा नहीं है क्या आपने इनको? तो ये क्या करेंगे? मुझे इनकी सुरक्षा का प्रबंध करना पड़ता है, ये मुझे क्या संभालेंगे? आप किसी गलतफहमी में मत रहिएगा कि मैं बिल्कुल असुरक्षित हूं। मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है, बस इसलिए बता रहा हूं कि आप कोई गलतफहमी ना रह जाए कि मैं बड़ी सुरक्षा में जी रहा हूं वगैरह वगैरह। ये कोई इनमें से 20-22 साल का है, कोई किसी साल का है, ना इन्हें दुनिया का कुछ अनुभव, ना कुछ जानते हैं। ये क्या मेरी सुरक्षा करेंगे? इन्हें क्या पता है? बाहर बैठ करके धुनी रवाना बहुत आसान है कि आचार्य जी महान है, देश की जान है। आ जाओ ना, इतना अगर आचार्य जी की सुरक्षा की चिंता है तो आ जाओ, यहां खड़े हो जाओ। तब तो आपका यहां खड़ा होना छोड़िए, बोल तो रहा हूं ना कि सुबह से मैं लगा हुआ हूं कि भाई अभी हजारों लोग बचे हुए हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन कराने को तैयार नहीं है। आप करेंगे मेरी सुरक्षा? इस तरह के लोग जो समय पे रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, ये खड़े होंगे मेरी सुरक्षा के लिए? मैं पूरी तरह असुरक्षित हूं और मुझे अपनी असुरक्षा बिल्कुल स्वीकार है। मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है और मुझे मालूम है मैं जो बोल रहा हूं उससे मेरे साथ ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो स्वीकार है। तो ये कोई मेरे लिए बहुत दुख की बात नहीं है कि मैं असुरक्षित हूं। बस आप अपने आप को इस नैतिक खुशफहमी में मत रखिए कि आचार्य जी तो बढ़िया हैं, सुरक्षित हैं, इत्यादि इत्यादि। ऐसी खुशफहमी से दूर रहिए। और अगर मैं असुरक्षित हूं तो इसी समाज की वजह से हूं।
ये समाज जो चाहता ही नहीं है कि ये काम आगे बढ़े, ऊपर से आप बोल रहे हो चुनाव में खड़े हो जाओ। ये चुनाव जो मुझे ये समाज जो मुझे साधारण संसाधन नहीं दे सकता, साधारण रिसोर्सेज नहीं दे सकता, ये समाज मुझे वोट देगा? ये समाज तो बहुत खुश होगा जिस दिन मेरी मौत हो जाए। न जाने कितने घरों में दिवाली मनेगी जिस दिन मैं मर जाऊं। आप लोग इसी खुशफहमी में रह आइएगा कि ये है, वो ऐसा है, वैसा है। नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। मुझे कोई इसमें समस्या नहीं है, ना मैं आपसे कभी कह रहा हूं कि आप आके यहाँ पे मेरी सुरक्षा करिए। लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा, तो वो प्रश्न कितना ज़्यादा आउट ऑफ टच विद रियलिटी है। आपको तथ्यों कुछ पता ही नहीं, आप ऐसे काल्पनिक सवाल पूछ रहे हो। संस्था आचार्य जी की सुरक्षा का प्रबंध करे। मैं 2 दिन को बीमार हो जाऊं तो संस्था नहीं बचेगी। संस्था माने क्या? और ये जो आए हैं कोई देवदूत नहीं है, इनके भी घर परिवार हैं, इन्हें भी रुपए पैसे का लोभ रहता है, इनके ऊपर भी कंचन कामिनी हावी होती है। कोई बाहर पैसा दिखा देता है, ये भी भग जाते हैं। आपको कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि किसी को आप यहाँ आज संस्था में देखें और कल उसे आप मच्छी मारने की किसी कंपनी में देखें। जैसे आपको लालच है, आप नेगोशिएट करते हो कि नहीं इस महीने मैं क्या आधी डोनेशन दे सकता हूं, जैसे आप नेगोशिएट करते हो वैसे ही संस्था के लोगों के साथ बाहर वाली कंपनियां नेगोशिएट करके ले जाती हैं। तो कोई मच्छी मारने की कंपनी में भी कल आपको दिख सकता है। या आपने समझ रखा है कि स्वर्ग बनाने का ठेका बस आचार्य जी का है, कि यहां तो सब अच्छा ही अच्छा चल रहा है, यहां बिल्कुल स्वर्ग उतरा हुआ है, तो आचार्य जी है ना, अपना वो वरद हस्त उठा देते होंगे ऐसे और सब ठीक हो जाता होगा। बहुत लोग आते हैं वॉलंटियर्स को देखते हैं तो ऐसे देखते हैं बिल्कुल कि जैसे भावी विवेकानंद को देख लिया हो। क्या तेज से ओतप्रोत चेहरा है, आहा, ओजस तेजस बिल्कुल टपक रहा है, चू रहा है। भाई वो एक साधारण बच्चा है, 20, 25, 28 साल का, उसके भी घर है, द्वार है, वो भी इसी समाज से आया है, उसको भी शादी ब्याह करना है, वो भी अपने रिश्तों को समय देना चाहता है। संस्था नहीं समय देती, उसे भी जिंदगी में पैसे चाहिए, संस्था नहीं पैसे दे पाती। आप अगली बार आओगे वो आपको संस्था में दिखेगा ही नहीं, वो कहीं और नौकरी कर रहा है जहां उसको 10-20 हज़ार ज्यादा मिल गए, वहां मच्छी मार रहा है वो। अब ये लोग मेरी सुरक्षा करेंगे, उनकी गलती नहीं है। असल में हम मानना ही नहीं चाहते हैं कि, छोड़िए, मैं इसमें क्या बताऊं। तुम फिर उसी तरह का प्रश्न मेरे सामने रख रहे हो जो अभी संसरिता में आए थे। पापा नहीं मानते, मैं क्या करूं, मैं क्या बताऊं क्या करूं। फिर तुम आगे लेकर के अपने ही स्तर का सवाल। ये हैं, अब ये आ जाएंगे संस्था में, ऐसे ही सब लोग आ जाते हैं। स्पर्श हैं, कोई पूछ रहे हैं, मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं आपकी किताबें क्यों पढ़ता हूँ। वो मुझे धमकियाँ देते हैं कि अगर तुमने आचार्य प्रशांत को पढ़ना सुनना बंद नहीं किया तो तुम्हारी किताबें जला दूंगा और तुम्हारे फ़ोन तोड़ दूंगा। और वो आपको गंदी गालियाँ देते हैं मेरे सामने, मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई बंद करवा दी है। और मैं, वो कह रहे हैं आओ मेरे बिजनेस में बैठो, पर मैं आज़ादी चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। ये है। इस गंदी दुनिया में अच्छा काम करना आसान होता तो हर कोई कर रहा होता ना अच्छा काम। हर आदमी घटिया काम क्यों कर रहा होता? क्योंकि अच्छा काम करना मुश्किल होता है, मेहनत 4 गुनी लगती है। संस्था में जो आते भी हैं ना, वो कहते हैं यहाँ पर पैसे आधे हैं और काम 3 गुना है। अच्छा काम करने की ये कीमत देनी पड़ती है कि काम 3 गुना करो, पैसे आधे मिलेंगे, तब मिलेगा अच्छा काम। इसलिए अच्छे काम को नहीं करता समाज।
न कभी वो अच्छे काम को चुनेगा। घटिया काम करने पे इजी मनी मिल जाती है। हम इजी मनी के ग्राहक लोग हैं भाई, पूरी दुनिया, हमारी कम्युनिटी भी इजी मनी मिल रही है, ठीक है, चल रहा है। वो इजी मनी कितनी भी हो सकती है, वो इजी मनी 10 हो, 20 हो, 50 हो, 2 लाख हो, है तो इजी मनी ही। अब नहीं भी इजी मनी नहीं है, इजी मनी नहीं है, हम बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत क्या होती है तो कभी संस्था के अंदर आगे देखिएगा तो पता चलेगा मेहनत किसको बोलते हैं। 10 साल से यहाँ किसी ने एक दिन की एक छुट्टी नहीं ली है, किसी का कोई अभी 2-3 दिन पहले ये शिवा खड़ा है यहाँ पे कैमरे के पीछे, ये मैं बाहर निकला सुबह सुबह 4-5 बजे तो देखता हूँ ये गार्ड रूम के पास अपनी बाइक की चाबी उठा रहा है। मैंने कहा कहाँ? बोल रहा काम अभी हुआ है, जा रहा हूँ। तो मैं इसको ले गया अपने साथ बाहर, मैंने कहा चलो आओ कुछ खाते हैं, कुछ खिलाए इसको। वापस आए तो 6 बज गए थे। मैंने पूछा आप कितने बजे आना है? 6 से आगे ही बज गया था, नोएडा चले गए थे, 6, साढ़े 6, 7 बज गए। मैंने कहा अब? बोला कुछ नहीं, अब 10 बजे से फिर से काम शुरू करना है। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम आज 12 बजे आ जाना। संस्था माने क्या? मुश्किलों का नाम है संस्था। और संस्था माने क्या, अगर ये आपको सैद्धांतिक तौर पे नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बोले देता हूं। आप अपने आप से पूछिए ना, आपके पति हो, आपकी पत्नी हो, ऊंची चढ़ी उम्र के हों, 35-40 साल के, जिस उम्र में आदमी जिम्मेदारी लेने के लिए सबसे ज़्यादा सक्षम होता है, 35-40 साल के हों, अच्छा कमाते हों, आपको पता चले कि वो संस्था आने जाते हैं, आपकी हालत खराब हो जाएगी। लोग इतनी मासूमियत भरे सवाल करते हैं, कहते हैं वो मेरा बेटा है, उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, अब बताइए इसके बाद उसको कोर सेक्टर में जॉब करनी चाहिए या एमबीए कर लेना चाहिए, उसके लिए बेस्ट क्या होगा? मैं मुंह ताकता हूँ, मैं कुछ बोलता ही नहीं। मैं कहता हूँ कि तुम इतने पागल हो जब तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे बेटे के लिए क्या बेस्ट होगा। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हारे बेटे के लिए क्या बेस्ट होगा, तुम मुझसे पूछ रहे हो। तुम में थोड़ी भी अक्ल नहीं है। तुम्हें थोड़ी भी अक्ल होती तो तुम अगर मेरे सामने आए हो तो कहते ये रहा मेरा बेटा, आप संभालिए। पर तुम मुझसे आके पूछते हो कि मैं अपने बेटे को एमबीए कराऊं, कि मैकेनिकल की जॉब में दिलवाऊं, कि अमेरिका भेजूं, कि आईटी में भेजूं। तुम मुझसे पूछने आते हो। लोग अपने बच्चों की मुझसे कैरियर काउंसलिंग कराने के लिए मुझसे सवाल पूछते हैं कि मेरे बेटे के लिए बेस्ट क्या है, क्योंकि तुम्हें ये बात ख्याल में भी नहीं आएगी, ये बात तुम्हारे लिए अझेल है कि तुम्हारा बेटा संस्था में भी काम कर सकता है। तो मेरे सामने भी आते हो तो ऐसे आते हो, नहीं बताइए। मैं भी आपको और बताता हूं, बिल्कुल जरा भी अतिशयोक्ति नहीं, चुटकुला नहीं है। संस्था से जो लोग भाग रहे होते हैं उन्हें भरोसा मुझ पे इतना है, मुझे खुद आके दिखाते हैं कि हमारे पास अब ये 2-3 तरह की नौकरियों के विकल्प हैं, आचार्य जी बताइए क्या करें। और फिर मैं उनको बताता हूँ एक काम करो, तुम ये वाली नौकरी कर लो। तुम जैसे आदमी हो तो तुम्हारे लिए नौकरी बिल्कुल ठीक है, इसमें तुम्हें व्यभिचार भ्रष्टाचार का पूरा मौका मिलेगा, काम कम से कम करना पड़ेगा और गाड़ी कमाइए। वो मुझे क्या आपको पूछते हैं कि ये अभी इस तरह के 2-3 विकल्प मिल रहे हैं, बताओ हम कौन सी ले लें। ये है संस्था, और अब संस्था आचार्य जी की सुरक्षा का प्रबंध करे। वाह। और फिर जब किसी को पता चलता है कोई फलाना व्यक्ति संस्था छोड़ गया तो ऐसे कहते हैं हाँ अरे बड़ा दुख हुआ वो संस्था छोड़ गया। संस्था नहीं छोड़े तो क्या करे? आपने रजिस्ट्रेशन कराया है? आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो संस्था में कैसे चलेगा? आप क्या कर रहे हो संस्था के लिए? संस्था में रुका रहे। संस्था को यूनाइटेड नेशन से ग्रांट मिलती है, अरे वो भी संस्था छोड़ गया। और कुछ तो और आगे के होते, कहते जरूर संस्था में कुछ गड़बड़ चल रहा है। एक बहुत पुराना आदमी संस्था छोड़ गया, इससे ये पता चलता है कि संस्था में कुछ गड़बड़ चल रहा है। ये पता चलता है कि आचार्य जी कितनी मुश्किलों से खींच रहे हैं गाड़ी को आगे। कई बार तो
अंदर के ही जो मेरे शुभेच्छु आ कहते हैं आचार्य जी आपको ज्यादा खतरा संस्था के अंदर से है, संस्था के बाहर से कम है। कौन करने वाला है सुरक्षा? पर वही है ना कि ट्रुथ हमें पता ना चले, इसके लिए जरूरी है कि ट्रुथ ऑफ थिंग्स भी ना पता चले। अपने आप से तथ्य छुपा के रखने बहुत जरूरी हैं ताकि सत्य का तो कभी नंबर ही नहीं आए। तो हमने मन में अपने एक बिल्कुल कल्पना लोक बना रखा है कि संस्था नहीं है, स्वर्ग तुल्य जगह है जहां पर सब फरिश्ते काम करते हैं और वो तलवारें लेके आचार्य जी की रक्षा में जुटे हुए हैं। अश्विनी कुमार जी हैं, आचार्य जी क्या आप उचित आराम नहीं कर रहे हैं? क्यों, मेरी बातों से लग रहा है मैं पागल हो रहा हूँ? क्यों पूछ रहे हो ऐसा? ऐसा तो उनके साथ बोला जाता है जिनमें विक्षिप्तता के लक्षण दिखाई देते हैं कि आप जाइए थोड़ा आराम कर लीजिए, आप ज़्यादा थक गए हैं इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। आचार्य जी आप उचित आराम नहीं कर रहे हैं। आगे प्रश्न है, वैसे मुझे पता है काम बड़ा है लेकिन मैं अपने स्वार्थ के लिए अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। सर नहीं रखूँगा, मैं सेहत बना के क्या करूँगा? मैं सेहत बना के क्या करूँगा? इतनों ने सेहत बना रखी है। तो मेरी सेहत में ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़बरदस्त कमी आ गई है, ये देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि सेहत में कोई समस्या है, लेकिन काम के सामने तो मैं अरे कैसे आराम कर लूँ भाई? तुम्हारे घर में तुम्हारा बच्चा एक बीमार पड़ जाता है, एक बच्चा, तो तुम आराम करते हो, खर्राटे मारते हो? एक बच्चा सिर्फ। मुझे सलाह मत दो कि मैं क्या करूं, मैं अपनी सेहत का पालन ध्यान रखूं, ये वो। तुम अपने धर्म का पालन करो। तुम अपने धर्म का पालन करोगे तो मेरी सेहत ठीक रहेगी। आज मैं थोड़ा उखड़ा हुआ हूं तो मतलब माफ़ करिएगा, और माफ़ नहीं कर सकते हो तो ऑफलाइन चले जाइए। आप पूछ रहे हो ना कि संस्था मेरा ख्याल रखेगी। अभी संस्था की 2 बच्चियां हैं, वो बेचारी फ्लैट शिफ्ट कर रही हैं। वो जिस सोसाइटी में जा रही हैं उनको वहाँ घुसने नहीं दे रहे हैं अंदर। आपसे ऑनलाइन होने से ठीक 1 मिनट पहले या 30 सेकंड पहले मैं अभी भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि उनको अब किस तरीके से प्रबंध करना है कि उनकी रात बीते। ये है स्थिति, और ये करता है आपका समाज संस्था के साथ। आप तो वहाँ बैठ जाते हो जूम के आगे और ऐसे हो जाते हो कि जैसे बिल्कुल संस्था नहीं बद्रीनाथ है। आपका समाज कुंवारी लड़कियों को रहने के लिए फ्लैट भी देता है क्या? कैसे काम करेगी संस्था? और उनको बोल रहे हैं कि नहीं आप रात में आई हैं 10 बजे, हम आपको घुसने नहीं देंगे। वो वहाँ पर खड़ी हुई हैं किसी सोसाइटी के दरवाजे पे, उनको रात में घुसने नहीं दिया जा रहा। तो अभी मैंने कुछ व्यवस्था कराई है, और कोई व्यवस्था नहीं होती तो अंत में बोलता कि जाके किसी होटल में चेक इन करो भाई। और यही बात अभी उनके जब घर वालों को पता चलेगी तो घर वाले इसी पे चीखते चिल्लाते आ जाएंगे कि देखो तुम कहाँ काम करने गई हो, यहाँ तो तुम्हें अब सड़कों पे आना पड़ा। शादी कर ली होती, पति के यहाँ होती तो सम्मान के साथ अपने घर की तुम मालकिन होती, और अभी देखो सड़कों की धूल फांक रही हो। ये है आपका समाज। संस्था समाज से ही तो आती है ना दादा। समाज नहीं संस्था को ताकतवर होने देगा। और जिस तरह का समाज है उस तरह की संस्थाओं को खूब ताकत देता है, हजारों करोड़ों की ताकत देता है, हंड्रेड्स ऑफ करोड्स की ताकत देता है। आपका ही समाज देखते नहीं हो, ये बड़े बड़े भवन हजारों की तादाद में, ये सैकड़ों में आश्रम। जैसा समाज होता है वो उसी तरह की संस्थाओं को आगे बढ़ाता है। सर, हाउ डू यू रिमेन काम आफ्टर नथिंग चेंजेस आफ्टर यू हैव स्पेंड सो मच एनर्जी इनटू एक्सप्लेनिंग समथिंग? आई डोंट रिमेन काम। तीर्थ है, तीर्थ है, तीर्था, तीर्थ है शायद।
How do you remain calm when nothing changes in a person after you spend so much energy explaining something? I don't remain calm. I get agitated. I'm a human being. मैं enlightened थोड़ी हूँ कि मैं काम रहूँगा. मुझे तो गुस्सा भी आता है, निराशा भी होती है, मेरा शरीर दहकने लगता है, मैं बीमार पड़ जाता हूँ, मेरा सर दर्द हो जाता है, सब होता है, मेरी बॉडी स्टिफ पड़ जाती है, मुझे इन्फ्लेमेशन है, मेरा इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, सब हो जाता है. इंसान हूँ, काम करता हूँ, मैं जब देखता हूँ काम बर्बाद जा रहा है तो दुख भी होता है, बहुत दुख होता है. फिर वही असम्पशन कि ये तो वो है ना, बुद्ध पुरुष हैं तो ये तो बिल्कुल काम रहते होंगे. काहे को काम रहूं? एक दिन तो है सोना लंबे पांव पसार, तब रह लेंगे काम. तब नहीं होगा कोई क्रोध ना उत्तेजना. अभी तो समय है, जल लेने दो. जब जल ही जाएंगे तो फिर कैसे चलेंगे?